देश छोड़ जाने का सुझाव। सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई। इसका उद्देश्य था कि उसके अनिवार्य सैनिक भर्ती के प्रस्ताव पर विचार हो। जब संघ एकत्र हुआ, उसने प्रस्ताव किया कि उसे आज्ञा दी जाए कि वह 20 वर्ष और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होने की घोषणा कर दे। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था, उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निश्चय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था, उसके सामने कई कठिनाई थी। उसकी समस्या थी बहुमत के आगे सर झुकाना अथवा नहीं। अल्पमत का निश्चय था कि बहुमत के आगे सिर न झुकाया जाए। इसीलिए उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का भी निर्णय किया था। दुर्भाग्य से किसी में यह साहस नहीं था कि यही बात खुलकर कह सकें। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक मौन हैं, तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करके कहा, मित्रों, आप जो चाहे कर सकते हैं। आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा। मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ की याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन न करोगे, तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजक बनोगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, निसंदेह मैंने अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को इस बात की याद दिलाई और सावधान किया कि कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने का कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल नरेश के हाथ का खिलौना बन गया है। इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध शाक्य संघ को और भी अधिक दुर्बल बना देगा, और इससे कौशल नरेश को एक और ऐसा अवसर मिल जाएगा
कि वह शाक्य संघ के स्वातंत्र्यता को और भी अधिक घटा दे। सेनापति का क्रोध आ गया और वह बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के सामने सिर झुकाना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल नरेश की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश से निकल जाने की सज़ा नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें दिया जाए तो कौशल नरेश इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो, संघ तुम्हें अनेक तरीकों से दंडित कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश की अनुमति की आवश्यकता नहीं। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए वह 3 बातों में से एक का चुनाव कर सकता था। नंबर 1, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले सकता था। नंबर 2, फांसी पर लटकना या देश से निकाल दिया जाना स्वीकार कर सकता था। नंबर 3, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो सकता था। पहली बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकता था। वह इस विषय में दृढ़ था। तीसरी बात पर तो वह विचार तक न कर सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सर्वाधिक मान्य हो सकती है। तदनुसार सिद्धार्थ ने संघ को संबोधित किया, कृपया मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, अपराधी मैं ही हूँ। मुझे अकेले ही अपने अपराध का दंड भोगने दें। चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहे देश से निकाल दें। आप जो चाहें दंड दें, मैं खुशी से इसे स्वीकार कर लूँगा और मैं इस बात का वचन देता हूँ कि मैं इसकी शिकायत कौशल नरेश से न करूँगा। नमो बुद्धाय।